नमस्कार। आज इस रायना न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज ये कुछ स्पेशल टाइप का वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम तमाम उन प्रश्नों के जवाब देंगे जो हमारे दर्शकों ने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर फेसबुक हैंडल पे पूछा था। नमस्कार, मेरा नाम हुआ आदित्य और मैं पीयूष। आपको परिचय देने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे ऑडियंस हमसे रूबरू होते रहते हैं और आप लोग तक हम खबर पहुंचाते रहते हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। मेरा नाम हुआ पीयूष। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो हमें इतना समय देते हैं और हमें सुनते हैं। तो आज मैं सवाल पूछूंगा और ये जवाब देंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो मेरा सवाल होगा रैना जी से ये होगा कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान हारी, और उसमें कुछ बड़े बड़े पत्रकार लोग जो विशेष टिप्पणियां जो आपने सुने ही होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच था और मैच को एक मैच की दृष्टि से होना चाहिए, क्योंकि मैच को गेम को हम लोग गेम तक ही रहने दें, उसको अपने ऊपर नहीं ले, क्योंकि वो कोई भारत पाकिस्तान का लड़ाई नहीं था, बॉर्डर का लड़ाई नहीं था कि हम लोगों को अपने ऊपर लेना चाहिए था। उसको ऐसे करना चाहिए था, किसी खास प्लेयर को टारगेट करना चाहिए था। सबसे ज्यादा मुझे बुरा उस वक्त लगा जब मोहम्मद शमी, इकलौता भारतीय गेंदबाज जो कि मुस्लिम था, जो उस समय बॉलिंग कर रहा था, उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है कि उसके वजह से हार गए, उसने वो फिक्सिंग कर लिया, उसके साथ वो मिल गया। इन सब पर लगातार टिप्पणी किया जा रहा है। साथ ही मैं बताता हूं कि वो एक पत्रकार है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ जो विशेष टिप्पणी वो कर रहे हैं वो बेहद खराब लगा मुझे। तो वो ये था कि अरे विराटवा रे अनुष्का बिरुस्का नाम धोइले वाला सन तोहनी के तम एथिए कर देम। फेसबुक पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बहाना था, तोहनी के एथिए कर देम। का कर देम भाई, बताओ का कर देम। इस तरीके का टिप्पणी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहीं कि रोहित शर्मा अंबानी के कहने पर वो आउट हो गया 0 पे, तो ये सब बहुत सारा टिप्पणी हुआ जो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। यही सब बात है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कास्टिज्म कर रहे हैं कि बैकवर्ड कास्ट को लाइए, उनको हटाइए, इस पे क्या? हाँ, तो इसके लिए तो सीधा मैं उसको बोलता हूँ, वो जातिवाद जो करता है वेद प्रकाश, उसको मैं सीधा बोल रहा हूँ और फिर से उसको आज लानत भेज रहा हूँ और उसको सीधे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे वजह से ये सब जो तुम छोटे मानसिकता वाले लोग हो, तुम लोग यही सब करके आगे बढ़े हो। तुम्हारा चैनल जो द एक्टिविस्ट है वो भी इसी करके यही सब करके आगे बढ़ा है, और यही सब रीजन है कि देखो लगातार तुम पोस्ट कर रहे हो कि जातिवाद, नीचे जाति के लोग को लाइए, नीचे जाति के लोग क्रिकेट में नहीं है, क्यों नहीं है, ओलंपिक वो लोग खेलते हैं, क्रिकेट में सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। ये सब करके तुम ब्राह्मणों को भड़का रहे हो या फिर ब्राह्मणों को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हो और जातों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो तो खेलेगा ही टीम इंडिया के लिए। वैसे तुम लोग ये कह रहे हो कि ब्राह्मण को लाया जा रहा है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये सब नहीं होना चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि देश हमारा, इससे देश के लोगों को, देश के युवा जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और ब्राह्मण जाति से नहीं आते हैं, तो उनके माइंड में तो ये बैठ जाएगा कि क्रिकेट पे ब्राह्मणों का कब्जा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे, तो वो लोग तो फिर वो चाहेंगे नहीं क्रिकेट खेलना। इस तरीके से आप लोगों की वजह से क्रिकेट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यही मैं कहूंगा। और क्या, और मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे अब इस टॉपिक को छोड़ा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी पे आए जाए और भोजपुरी गानों पे, अश्लीलता पे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अश्लीलता का विरोध करते हैं, लेकिन आपसी खुन्नस के चलते इतना खुद ही भोजपुरी गानों को बनाते हैं और डालते हैं, एक तरह से उसका सपोर्ट करते हैं। तो उस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल, भोजपुरी को जो है, भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को डालना चाहिए, ये बात करते हैं। और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते हैं कि हाँ भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है। लगातार हम भी एपिसोड किए हैं, कितना सारा एपिसोड किए हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग किए हैं। प्रशांत राय का वो कौन सा न्यूज पोर्टल है, जनता जंक्शन नाम है शायद, वो भी लगातार उसमें देखते हैं। मोहित जो है वो लगातार एपिसोड करता है। फिर से वो कुछ दिन अच्छे तरीके से आए थे मगहिया जवान, ये 2 लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही, जैसे दर्शकों का सपोर्ट मिलता है, किसी का सपोर्ट मिलता है तो लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा पावरफुल समझने लगते हैं। वही इनके साथ हुआ, इन लोगों को दर्शकों का सपोर्ट मिला, उसके बाद से पहले ये लोग लड़ाई किए जैसे कि भोजपुरी में अश्लीलता कम हुई, ये तो मैं कहूंगा। लेकिन जब वो सब हो गया उसके बाद ये लोग क्या किए कि अपना ट्रैक चेंज कर दिए। जैसे कि खेसारी लाल वो गाना गाए थे कि नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी, उसका नया जो वर्जन अभी फिर से आया है मार्केट में, उसको लेकर के तो आप लोग उसका विरोध कीजिए, लेकिन उसके गाने पर आप लोग गाना गाइएगा। आप लोग कैसे विरोध कर रहे हैं भाई कि आप लोग खुद अश्लील गा रहे हैं? अश्लील गा के किसी के माँ बहन को तार तार करके किसी के माँ बहन का रक्षा किया जाता है? बताइए ना। समर और गौतम नाम है शायद उस दोनों का। वो दोनों लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि ये करके कैसे आप लोग अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं?
और एक और बात आप बताइए, आप लोग का जो गाना आया था कि कृतिया जवान हो गई, ये खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम है, तो वो किसी की माँ बहन को गाली देगा, कोई किसी की माँ बहन को गाली देगा तो उसका विरोध गाली दे करके किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो गाली गलौज करता है तो आप लोगों को अलग तरीके से, जिस तरीके से आप लोग करते हैं वो कीजिए। ये नहीं कि उसके माँ बहन को, उसके बहन बेटी को तार तार कीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मैं कभी मगहिया जवान को सपोर्ट नहीं करूंगा इसके लिए, और मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, एक और जो सवाल हमारे दर्शक लगातार हमारे हैंडल पे पूछे होंगे, आपने भी पढ़ा ही होगा, कि जो कुछ दिन पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप जी और मगहिया जवान में जो विवाद हुआ था और बाद में उसको सल्टा दिया गया था, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? कहना कुछ नहीं, देखिए मगहिया जवान मनीष कश्यप के कुछ फ्रेंड लोग थे जो लोग गाली गलौज किए थे, ठीक। और उसके बाद से मगहिया जवान की तरफ से भी कुछ हुआ था और दोनों तरफ से हुआ। मगहिया जवान अश्लीलता के लिए काम करती है तो इनको टारगेट करती है, इनको ठगप बिहार वो सब नाम रख दिया है। तो इसी तरह करके इनके कुछ दोस्त पहले गाली दिए, मगहिया जवान से रिलेटेड कुछ गाली गलौज किए, उसके बाद से मगहिया जवान वाले भी कुछ किया। ऐसे ही करते करते मामला इतना तक चला गया कि वो लोग इस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप जी के माँ बहन को तार तार किए कि वो एपिसोड या वो वीडियो कभी देखने लायक नहीं था। अच्छा, ये जो अश्लीलता भगाने के लिए ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं, गंदा से गंदा गाली का यूज करते हैं, तो इसमें क्या मतलब है? नहीं, हम तो पहले ही बोले कि किसी के माँ बहन को तार तार करके कोई अश्लीलता नहीं भगाया जा सकता है। और ये हमेशा से, हम जो शुरुआत में वो लोग आए थे तो आप लोग देखे होंगे कि मगहिया जवान को सपोर्ट किए थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग साफ वहां से पीछे हट गए हैं बिकॉज ऑफ कि वो लोग अब उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोग सोचे थे, जिस तरीके से वो आए थे। जब आए दर्शकों के बीच में उनका थोड़ा डिमांड बढ़ गया, दर्शक लोग उन्हें बुलाने लगे कि हाँ हाँ, उनको तारीफ करने लगे कि अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लड़कियां खुश हो गई कि मगहिया जवान अच्छा काम कर रहा है। लेकिन नावेडे जो वीडियो उनका आया है, जो मनीष कश्यप को गाली दिए थे, उसके बाद जो लगातार वीडियो जिसमें वो किसी के माँ बहन को तार तार, किसी बड़े कलाकार को, तो कोई भी माँ बहन आपकी वीडियो को नहीं देख रही है। अब ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी माँ बहन इनके वीडियो को नहीं देख रही है और ना ही देखना पसंद करेगी, क्योंकि किसी के माँ बहन की रक्षा के लिए किसी दूसरे के माँ बहन को तार तार करना वाकई बहुत गलत है। अच्छा, चलिए, ये तो हम लोग मान सकते हैं कि बुरे गानों पे वो लोग उसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उसको मतलब उस वीडियोस पे मतलब कॉपीराइट वगैरह जो कुछ भी भेजते हैं। लेकिन जो कुछ अच्छे गाने जो भोजपुरी कलाकारों ने गाए हैं, जैसे अभी भी कुछ गाने आए हैं, पहले के भी कुछ गाने हैं, जैसे हेलो कौन कौन, उसमें भी लगातार रिपोर्ट मार रहे हैं, बैड कंटेंट्स का रिपोर्ट वगैरह भेज रहे हैं यूट्यूब पे, तो उस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, वैसे गाने को सपोर्ट कीजिए। आप लोग कैसे अश्लीलता विरोधी हैं जब आप लोग अच्छे गाने को रिपोर्ट मरवाइएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और भोजपुरी हमारा, देखिए एक बात आपको बताते हैं कि कभी कोई पंजाबी को देखें कि पंजाबी गाने को अश्लील बोले, कोई पंजाबी कोई पंजाबी को अश्लील बोले कि अश्लील गाता है, ये करे, कोई मराठी लैंग्वेज को बोले कि अश्लील गाता है, ये सब कहीं देखे हैं? नहीं। तो यही बात है कि वो लोग नहीं जब बोलते हैं तो हम लोग बिहारी होकर, अच्छा बिहार यही रीजन है, कोई आगे बढ़ेगा तो उसका कोई टांग खींचेगा। हाँ, वो अश्लील गा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, वो अच्छा गा रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, तब जाकर बोलिएगा कि हाँ आप लोग अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, अब इस पे से जरा आगे बढ़ा जाए। पंचायत चुनाव हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, हम लोग साथ में जाते हैं हर जगह, तो मतलब दर्शकों ने ये भी पूछा था कि पंचायत चुनाव में कैसा रिस्पांस आ रहा है, जनता किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है? नहीं, जनता बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा ले रही है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जहां भी हम लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे 10 मुखिया चुनाव लड़े, जिसमें से 8 जो पुराने मुखिया है वो हार जा रहे हैं, 8 से 9 मुखिया हार जा रहे हैं। तो जनता इस बार मन बना ली है कि बदलाव करना है और बेहतर बदलाव करना है और अच्छे को लाना है, और जो भी शिक्षित कैंडिडेट है उसको लाया जा रहा है। बहुत कम मुखिया है जो काम किए हैं, वही लोग मुखिया आ रहे हैं इस बार। तो वही जनता में इस बार मतलब मानिए तो लिटरेसी रेट या फिर दिमाग हुआ या फिर उनको टैलेंट, मतलब उनका चेंज हुआ है, सारा चीज उनका सारा चीज कंसेप्ट चेंज हो गया है। और मतलब नेता को, ऐसे लीडर को वो लोग चुनना, सेलेक्ट करना पसंद कर रहे हैं जो कि उनके फील्ड में काम करे, उनके कार्यों का विकास करे, उनके गाँव का विकास करे, वैसे लोगों को लोग चुनना है। तो काफी हम एक इतना पंचायत कवर किए, लेकिन एक केतुका नंदन पंचायत था जहाँ पे हम परसों जाकर के कवर किए, वीडियो अपलोड किए। वहाँ के मुखिया जी का कार्यशैली मुझे अच्छा लगा और गिरिराज सिंह के द्वारा वो सम्मानित भी हुए हैं उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो ऐसे मुखियाओं को प्रमोट करने की आवश्यकता है। बाकी और भी जो लोग हैं, लगातार पंचायत चुनाव का तो कवरेज हम लोग करते ही हैं, गरखा माझी सारा जगह हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी अब नॉन में हम लोग का कवरेज चल रहा है। केतुकानंदन पंचायत बेहद अच्छा लगा, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम मुझे पसंद आया, वहाँ के मुखिया जी के कार्य करने का शैली मुझे पसंद आया। बाकी और भी चीज, वहाँ के मुखिया जी का जो बिहेवियर होता है लोगों के बीच जाकर के, वो सब मुझे बेहद पसंद आया। इसलिए मैं वहाँ के मुखिया जी का काफी तारीफ भी किया।
और बाकी ऐसे ही पंचायत चुनाव के सारे अपडेट्स रैना न्यूज आपको सबसे पहले देती ही है। बाकी ऐसे कहीं भी कोई पंचायत हो, आपका भी पंचायत हो, तो वहां भी आप लोग कॉल कीजिए। हमारा नंबर है जो कि दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं, 7488654803। तो अगला सवाल है दर्शकों का, जैसे हम लोग भी लगातार कभी कभी डिस्कस करते हैं पंचायत चुनाव या फिर और भी इलेक्शंस में, मतलब एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि माता जी कहाँ जा रही हैं, तो लॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन देखिए कुछ लोग कहते हैं कि लिटरेट नेता को वोट दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो नेता जो आपके कामों को कर सके उसको वोट दीजिए। तो मैं तो ये कहूंगा ये आप लोग का कंसेप्ट है, आप लोग ये सोच सकते हैं किसे वोट देना है, क्या करना है, क्योंकि मतदान होता है कि गुप्त दान, उसे किसी को बताइए मत और दान कीजिए। तो इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा ये जरूर होना चाहिए कि आपके जो नेता हो वो थोड़ा लिटरेट हो, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो कंसेप्ट को समझेंगे, बातों को समझेंगे, बातों का एनालिसिस करेंगे, तब जाकर के जो रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट देंगे। चाहे कोई ये पंचायत का चुनाव करना या कहीं कोई लेटर देना हो, तो भाई पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर एक पीए उसके लिए रखना पड़ेगा, उसको अलग खर्चा देना होगा। तो ये सब बात है, ये सब मतलब नेता ऐसा होना चाहिए आपका कि वो कुछ काम कर सके, वो कुछ लिख पढ़ सके, कुछ बातचीत कर सके, कहीं अगर 10 लोग हैं तो वहाँ भाषण दे सके, ऐसा नेता चुनिए। और ऐसा भी नहीं कि एक ऐसा नेता जो सिर्फ भाषण देना जानता हो, आपको लपेटना जानता हो, उसको चुनिए। चलिए, बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि हम किधर इशारा करने जा रहे थे। बाकी बोलिए और क्या चीज बात है, जो भी सवाल है वो आप भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग जवाब हर रविवार को इसी तरीके से देंगे। अच्छा, इसी बीच पहले सवाल जवाब तो लगातार हम लोग अभी चलाएंगे, लेकिन जो हमारा एक वीडियो वायरल हुआ है 2 मिलियन जो क्रॉस कर गया है, 1 लाख लाइक चला गया है, उस पे क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को और हमारे टीम? बस सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और टीममेट्स को भी सारे लोगों को दिल से धन्यवाद जो एडिटिंग किए, उसको पब्लिश किए, जो कंटेंट दिए, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, मेरा टीममेट ही कंटेंट दिया था, जिसका नाम मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जब उसको पिज्जा पार्टी दिया जाएगा उस वक्त। लेकिन और धन्यवाद सबसे ज्यादा आप तमाम दर्शकों को जिन्होंने वीडियो देखा, और उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने कमेंट में आकर के गालियां दिया। किसी ने आकर के कहा कि मनीष कश्यप मत बनो, तो किसी ने आकर के कहा कि तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों से एक चीज दिखाना चाहते हैं कि आप लोग जाइए और वहां देखिए कि कंस्ट्रक्शन का उसका जो भी खराब हुआ था वो चीज बन गया है कि नहीं, वो सारा चीज रिकंस्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं। 3 दिन के अंदर इकलौता पोर्टल है रैना न्यूज जो कि 3 दिन के अंदर ये वहां का काम करा दिया। NHI कंपनी के मतलब वहां तक ऊपर तक ये बातें गई, और यहाँ आकर के जल्द से जल्द वहां काम किया गया। जब हम लोग गए तो देख रहे थे कि काम चल रहा है। अगले 2 दिन में वो इतना ज्यादा वीडियो आप लोगों ने उसको वायरल करा दिया कि लोगों को काम करना पड़ा। दिल्ली तक से मेरे पास फोन है, सिविल इंजीनियर्स के फोन है मेरे पास कि हाँ भाई अच्छा किए हो, लेकिन वहां कुछ गलत बोले। फिर अगले दिन मैं वीडियो जाकर के वहां किया कि देखो मैं यहाँ ये सब गलत बोला हूँ। रेनकट को मैं बोल दिया था कि ये क्या है, रेनकट मैं उसको नहीं बोला था क्योंकि मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं, इसीलिए मैं कुछ गलत बोला था, तो उसके लिए जाकर के माफी मांगा और अगला एपिसोड भी किया। लेकिन उस एपिसोड के करने के अगले दिन से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया वहां, और जल्दी से जल्दी वहां तैयार कर दिया गया सारा चीज। अब अच्छे तरीके से वहां लगभग हो गया है, और जो बाकी है वो भी होगा। और फिर हम जाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, जो चीज बाकी है उसको पूरा कराएंगे, क्योंकि लड़ना हम लोगों को है, हमको लड़ना है, आपको लड़ना है। और अगर कोई आगे आता है तो उसको सपोर्ट कीजिए। एक बात याद रखिए, हर कोई चाहता है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जन्म ले, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर से भगत सिंह निकले। यही बात है, यही बात याद रखना है। अगर कोई चाहता है कि निकले, समाज के लिए बेहतर करे, तो मुझे लगता है कि आप लोग गाली बकने की जगह अगर आप लोग कुछ तारीफ कर दिए होते तो और भी ज्यादा हम लड़ाई लड़ते। लेकिन चलिए, आप लोग नजरअंदाज तो नहीं किए ना, मतलब देखें वीडियो, अगर खराब लगा तो कमेंट कीजिए। डायरेक्ट कमेंट बॉक्स खुला रहता है, हम लोग कभी कमेंट बॉक्स अन्य लोगों की तरह कभी कमेंट बॉक्स हम लोग हाइड नहीं करते हैं। आपको जो उचित लगे कीजिए, और बस आप लोगों से इतना ही कहते हैं कि बस हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई पे अपना भरोसा बनाए रहिए, छोटे भाई का बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और जो है हम गलती बोले उसको आकर के बोलिए, डांटिए, 2 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। थोड़ा गालियों से डिमोटिवेट होते हैं हम लोग भी, हम लोग का भी मन करता है कि लोग तारीफ करें तो और भी हम लोग बेहतर करें। टीम मेंबर्स को क्या समझ लेना? टीम मेंबर्स तो वाकई हमेशा लगे रहते हैं, सारे लोग लगे हुए रहते हैं हमेशा कि किस तरीके से अपने दर्शकों तक अच्छे अपडेट्स दिया जाए, अच्छे न्यूज भेजा जाए, कहां से कुछ अच्छा अपडेट लाया जाए और दर्शकों को दिया जाए कि दर्शकों के बीच जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले रैना न्यूज पे एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट आए। इसके लिए हम भी लगे रहते हैं, हम भी पंचायत चुनाव तक जा करके घर घर बैठ करके कि क्या माता जी आपके यहाँ शौचालय मिला है, क्या माता जी आपको इंदिरा आवास मिला है, जो उस लायक नहीं है तो मुखिया जी से लड़ के वहां तक उनको इंदिरा आवास, शौचालय, इन सबको दिलवाने का काम करते हैं। कितने जगह लोग टारगेट भी करते हैं, कितने जगह लोग धमकाते भी हैं, डराते भी हैं, लेकिन पूरे टीममेट्स की वजह से, पूरे लोगों की वजह से
आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि 3 दिन के अंदर उतने बड़े ओवरब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट करा देना मामूली बात नहीं है, जो मुझे लगता है। अच्छा, ओवरब्रिज से एक और ओवरब्रिज का याद आया, हमारा सारा ढाला ओवरब्रिज, जिसमें सारा हम लोग ढाला। अनगिनत टाइम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए, वीडियो बनाते हैं और लगातार अगर आप दर्शक शेयर करते हैं तो वो वीडियो वायरल होता है, और वो वीडियो देखते हैं नेताजी तो 3 दिन लाइट जलता है। ये हम मना लिए, ये हम चेक कर लिए, ये हम जाकर के हमेशा देख लिए हैं। 3 दिन लाइट जलता है, फिर चौथे दिन से बंद, फिर चौथे दिन वीडियो बना। तो अरे भाई, तो हम लोग को और भी काम है, और जगह भी वीडियो बनाना है, तो हर दिन कैसे वीडियो बनाए? 3 दिन के लिए लाइट जलाए, फिर चौथे दिन वीडियो बनाए, 3 दिन लाइट जलाए, फिर चौथे दिन वीडियो बनाए, 3 दिन लाइट जलाए, चौथे दिन वीडियो बनाए, ऐसे कैसे चलेगा? यही बात है। अच्छा, कचरा जो हमारे शहर का या फिर देश का या फिर बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं भी रोड पे जाइए, पानी, हमारे मोहल्ले में पानी जिसका वीडियो बनाए हैं लोग, अगल बगल कचरा जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, उस पर नगर निगम को सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए जो कचरा फैल रहा है उसके लिए हम इतने बड़े कोई पत्रकार नहीं है, इतने बड़े कोई कुछ हम नहीं है, इतना बड़ा अभी चैनल भी नहीं हुआ है कि हम देश की बात करें, हम पूरे बिहार की बात करें। हम अपने छपरा की बात कर रहे हैं। छपरा में जिस तरीके से कचरा फैला हुआ है, जेल के बगल में देख लीजिए, और भी इधर उधर देख लीजिए, और प्रभुनाथ नगर में तो साहब आइएगा ही मत, हम यही कहना चाहेंगे। क्योंकि घुटने से ज्यादा पानी पार करके बच्चों को स्कूल जाना होता है। किसी को अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उन बेचारे को घुटने पर पानी पार करके जाना होता है। किसी औरत को जाना होता है तो वो अपना वो साड़ी या सलवार उठा करके जाती है। तो शर्म आता है कि ऐसे जगह हम लोग रहने को मजबूर हैं, जहां हमारी सामने औरतें, यहाँ पे हमारे बीच में रहने वाली औरतें साड़ी उठा करके जाती हैं। तो इन सब चीजों से बहुत दुख पहुंचता है। जो लोगों का, दर्शकों का ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे हमें बहुत दिन से हम सोचे थे वीडियो बनाना, कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और हम मिडिल क्लास लोग भी गरीब होते जा रहे हैं। मतलब महंगाई इतना ऊपर बढ़ा है, पेट्रोल 120 रुपया, आपको करू तेल 195 रुपया। इस पे मतलब क्या? इस पे क्या, पहले देखिए ना अंबानी जी का संपत्ति कैसे लॉकडाउन में बढ़ा है। इन सब चीजों को देखिए ये सबसे बड़ा चीज है जो आपको हम रियलिटी बता रहे हैं। कुछ लोग इसको कुछ लोग अलग चीज से रिलेट करेंगे, लेकिन रिलेट मत कीजिए। एक बार अपने माइंडसेट से सोचिए, माइंड से सोचिएगा कि देखिए, सरकार के साथ बीजेपी का सरकार है, और बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर एकदम इस तरीके से पैक्ट होकर के अंबानी जी चलते हैं। अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये लोग सारे लोग मिल के चलते हैं। और जो लोग इनसे मिल के नहीं चलते हैं, देखिए सोनू सूद का एक नाम आता है। सोनू सूद काफी पहले क्या कुछ किया क्या नहीं किया इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। सोनू सूद जो अभी बेहतरीन काम जो कोरोना में कर दिया है, लॉकडाउन में कर दिया है, वो कोई नहीं किया। और सोनू सूद इतना अच्छा बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद उसके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ना कहीं ना कहीं दिखाता है कि सोनू सूद को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, अन्यथा आपको ये लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये सीधा वो छापा इसी चीज पे दिखाता है। और साथ ही साथ यहाँ अगर हम लोग नहीं रिलेट करें, इससे सरकार से रिलेट करना छोड़ दें, तो अगला जो हम आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कि दैनिक भास्कर पेपर तो सब लोग पढ़ते होंगे, ठीक। दैनिक भास्कर पेपर के पे भी छापा पड़ गया था, खबर छापने के जुर्म में। खबर छापे हुए अगले दिन छापा पड़ गया। तो इसीलिए हमने एक पोस्ट भी किया था अपने फेसबुक पे अपने आईडी से, पीयूष राणा जो आईडी है उस पर एक पोस्ट भी किया था कि पहले भास्कर ने छापा, फिर भास्कर पर छापा, यानी सरकार के विरुद्ध गए बेचारे, और वो सरकार उनके विरुद्ध चली गई तो उन पे छापा पड़ गया। यही सब बात है कि अगर आप लोग सरकार के विरुद्ध जाते हैं तो सरकार से आप बच नहीं सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, हमारे माननीय सांसद जी राजीव प्रताप रूडी जो है, और पप्पू यादव का। पप्पू यादव कोरोना में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को लगा कि ये उभरता चेहरा है जो कि हमें टक्कर दे सकता है, और हमारे ही गांव में आकर, हमारे ही अबनौर में आकर के हमारे ही एम्बुलेंस को उधेर दिया और दिखा दिया लोगों को। तो इससे पहले जब तक ये बेचारे उठे तब तक क्यों ना इनको ये अच्छा नेता बने, तब तक क्यों ना इनको अंदर डाल दो, कुछ दिन अंदर सड़ेंगे, अपने आप सारा जो जन सेवा का गर्मी है सारा ठंडा हो जाएगा। ये सब चीज है, ये सब 4-5 ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन 4-5 ऐसे जो आप लोगों के हर एक लोग जानते हैं। पप्पू यादव, सोनू सूद, दैनिक भास्कर, ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं। और आप लोग यहाँ देखिए आप लोग तीनों को रिलेट कीजिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जो लोग टाई अप नहीं है, गवर्नमेंट के साथ जो लोग नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये तीनों नाम आप लोगों से परिचित है, इसलिए बाकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास अभी पड़े हुए हैं। जिसको जरूरत हो वो कमेंट में करेगा और हम लोग उसको भी बता देंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि सरकार
अपने से जोड़ना चाहती है इन लोगों को। देखिए अंबानी सरकार के साथ जुड़ा है, कभी छापा पड़ते सुने हैं? अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया, छापा पड़ते सुने हैं? ये सब चीज है कि सरकार से आपको मिलके रहना होगा, तभी जाकर के इसमें चलिएगा। और अगर आप सरकार से मिलके रहते हैं, सारे लोग सरकार के सपोर्ट में ही आ जाते हैं, तो एक ना एक दिन हिटलर हो जाएगा सरकार, हिटलर शाही हो जाएगा यहाँ पे, तो मोनोपोली हो जाएगा, फिर हम लोग का डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये अपोजिशन को हम लोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। और अपोजिशन मुझे नहीं लगता है कांग्रेस अभी उतनी बड़ी पार्टी, मतलब पार्टी तो बड़ी है पहले से, लेकिन अभी उसका जो सिचुएशन है इस वक्त वो कोई उतना बड़ा नहीं है, वो वैसा पार्टी नहीं है कि इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके आए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा लीडर अभी नहीं दिख रहा है जो कि टीम को लीड कर सके। किसी भी पार्टी को चलाने में सबसे बड़ा काम होता है लीडर का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए वो किस तरीके से लीड करते हैं, अपने भाषण के दम पे ही वो अपने पूरे सरकार को चला लेते हैं। अमित शाह देखिए अपने दिमाग के बल पे ही वो लोग अपने सरकार को चला रहे हैं। इधर हम लोग बात करें तो आदित्यनाथ योगी जी, तो ये अपने हिंदुत्व के दम पे सरकार को चला रहे हैं। तो कोई ना कोई कंसेप्ट लेकर के आइएगा तभी सरकार को आप चला पाइएगा। सबसे बड़ी बात, अपने भाषण से आपके कितने दर्शक अट्रैक्ट होते हैं। हमको याद है वो जब आरजेडी का सीट छपरा में निकल रहा था, क्योंकि हम लोग लगातार सर्वे कर रहे थे कहाँ कैसा सिचुएशन, आरजेडी का सीट निकल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पे आना, भाषण देना, और अबनौर और छपरा में आरजेडी का हार देखने को मिल गया। बस वही कारण रहा और दोनों जगह से बीजेपी निकल गई। तो ये सब कारण है, ये सब रीजन है। क्या राहुल नहीं आ सकते थे? राहुल नहीं है, फिर से तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव के द्वारा एक ऐसा भाषण दे दिया गया। तो ये सब चीज है कि बड़ा लोग फिर से घुटना टेकेगा या इस तरीके से करके कोई भाषण दिया गया था। इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। और नेताओं में सबसे बड़ी ये बात होनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका हमारे दर्शक पे क्या असर पड़ेगा, हमारे लोगों पे, हमारे जो मतदाता हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। ये सब नेताओं को सोच समझकर कोई भी शब्द बोलना चाहिए। यही सब बात है। अच्छा, लीडर्स का बात हुआ, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, आदित्यनाथ योगी का, तो आप हमारे सीएम को क्या कहना चाहते हैं जिन्हें बैगन का टकरा भी कहा जा सकता है? क्या कि पहले आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री रहे और आज बीजेपी के साथ मिलके मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो कुर्सी कुमार की बात कर रहे हैं क्या आप? जी जी, उन्हीं की। जी, कुर्सी कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार। जी हाँ, इनको मतलब हमारे जो अभी तेजस्वी यादव जी हैं, जो अपोजिशन है अभी बिहार में, वो कहते हैं कि ये पलटू चाचा हैं। मतलब ये किसी के साथ पलट जाते हैं। पहले बीजेपी को जो गालियां देने वाला नीतीश कुमार, वैसा वैसा वीडियो क्लिप है मेरे पास, जो बीजेपी चोरों की सरकार है, नरेंद्र मोदी चोर है, ये सब कहने वाले नीतीश कुमार किस तरीके से जाकर उनके गोद में बैठ गए और सरकार बना ली। ये सब कहाँ, कहीं ना कहीं तो ये सारा चीज शो करता है कि कुर्सी के लोभ में नीतीश कुमार ने ये सब चीज किया है। अच्छा, एक जो मतलब मेरा पर्सनल सवाल है, जो मैं समझता हूँ कि जनता को ये जानना चाहिए, विधानसभा चुनाव थे या फिर उसके पहले एमपीज के भी चुनाव थे, तो लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उसमें मैंने कुछ दर्शकों से ये सवाल पूछा था कि इस बार 2019 में किस बेसिस पे आप बीजेपी को वोट दीजिएगा। तो उसमें मेजर जो उन्होंने कॉजेज बताए थे वो थे राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, 370 और तमाम कुछ ऐसे ही मतलब बताए थे, और जम्मू कश्मीर का भी एक मुद्दा उसमें शामिल था। तो मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं लगता है कि राम मंदिर से किसी का रोजी रोटी चलेगा। अगर हिंदुत्व का बात करें तो चलिए एक हद तक सही है, लेकिन उससे रोजी रोटी नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक से भी नहीं चलेगा और 370 से भी नहीं चलेगा। लेकिन लोग ने इसी पे जज करके बीजेपी को अपना मतलब सरकार बनाई। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को इस पे जज करके अगर सरकार बनाई तो 200 रुपये करोड़ तेल खरीदिए, 115 रुपये पेट्रोल भरवाइए। नहीं, देखिए आप, हम बता रहे हैं हिंदुत्व को हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इन सब से पहले तो आप लोगों से माफी मांग ली। कुछ लोग इसको अलग चीज से रिलेट मत कीजिएगा, बस अपने माइंड से सोचिएगा, उसके बाद बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बना तो उसमें जैसे देखिए हिंदुत्व को फायदा हुआ, अच्छा एक काम हुआ, लेकिन उस बेसिस पे किसी पार्टी को वोट देना ये बिल्कुल गलत है। 370 हटा, इस बेसिस पे वोट देना बिल्कुल गलत है। क्या राम मंदिर बना तो वहाँ क्या जो हमारे युवा अभी बेरोजगार हैं वो लोग क्या वहाँ कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? पूजा ही करेंगे, सारे लोग पूजा करेंगे, तो ये अच्छा चीज है। लेकिन इस बेसिस पे सरकार बना देना, पूरे मतलब देश की ना सरकार है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बना देना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमानी है। अगर आप लोग इस बेसिस पे चुने 370 पे या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के या फिर ये
और राम राम मंदिर। मंदिर को लेकर के आप लोग अगर सरकार चुने हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं हम लोग ज्यादा सफल हुए हैं इन चीजों को लेकर के। अगर सरकार चुने, अगर हाँ आपका माइंडसेट अलग है, आप लोग कुछ और चीज को लेकर के सरकार चुने हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों के बेसिस पे अगर आप लोग सरकार चुने हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सही किए हैं। अरे क्या लगता है क्या कि आपको बीजेपी मतलब रिलीजन का पॉलिटिक्स खेलता है? बीजेपी हिंदुत्व का पॉलिटिक्स खेलता है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे करके वो सरकार बनाया है, ये तो मैं कहना चाहता हूँ। और एक और बात जो मीडिया वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया वाले हैं, ये लोग जो बड़े मीडिया, छोटे मीडिया की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बड़े मीडिया की बात कर रहा हूँ, हाँ टेलीविजन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये लोग तो लगभग लोग पूरे तरीके से बीजेपी से बिक चुके हैं। और बिके भी क्यों ना, दैनिक भास्कर उसके अपोजिट गया तो देखें क्या हुआ परिणाम। इसीलिए अगर मीडिया भी, वो भी बंदी हुई है मीडिया भी कहीं ना कहीं, कि मुझे बीजेपी के साथ चलना होगा, नहीं तो कहीं मेरे पे छापा पड़ जाए, अगले टारगेट हम हो जाए, जेल में ही चले जाए, क्या होगा सच दिखा करके। ये सब कारण है कि मीडिया भी ये सब चीजों को दिखाने से बच रही है, क्योंकि भास्कर दिखाए तो देखिए कहाँ चले गए थे। अच्छा, एक मतलब सवाल है कि हर इलेक्शंस के पहले, विधानसभा हो या फिर लोकसभा इलेक्शंस के पहले, देखा जाता है कि कभी इंडिया के न्यूज़ेस में चलने लगते हैं कि इंडिया का लड़ाई चाइना से हुआ, कभी पाकिस्तान से हुआ। 19 के पहले चाइना से लड़ाई दिखाई जा रही थी, अपने विधानसभा चुनाव के पहले भी चाइना से लड़ाई के बारे में दिखाया जा रहा था। तो क्या ये नहीं लगता है कि बीजेपी उन टेलीविज़न मीडिया का सहारा लेके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके अब वोट्स लेना चाहता है? नहीं देखिए, बीजेपी तो वो है ही कि बीजेपी प्रचार से ही, एडवर्टीजमेंट से ही बीजेपी चलता है। सबसे बड़ी बात कि बहुत पहले हम लोग कहीं पढ़े थे कि जो दिखता है वही बिकता है। तो बीजेपी का ये कंसेप्ट पहले से ही रहा है कि हमें दिखना है और मार्केट में बिकना है। ये तो हम लड़ाई देखने नहीं गए हैं, ये तो हम लोग टेलीविजन से ही सुनते हैं। अब पता नहीं कहाँ तक सच होता है कहाँ तक नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो कुछ ये एडवर्टाइजमेंट से सरकार चला रही है, और ये एडवर्टीजमेंट देखकर हम लोग जो वोट कास्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसे वोट करने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि कहाँ क्या चीज हो रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर आगे आप ये भी हमारा एक जो बता रहे हैं कि बीजेपी ये सब करती है, तो वो सब तो हम अपने आंखों से देखने नहीं गए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से ये सब चलता है, तो इन सब चीजों पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, मीडिया वालों को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल। तो अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 साल पहले हुआ था कि रिपब्लिक भारत के जो हमारे चीफ एडिटर है उनको जेल भेज दिया गया था। प्रभात खबर जैसे आपने बताया, दैनिक भास्कर पे छापा पड़ा। तो आपको क्या लग रहा है कि मीडिया खतरे में है? बिल्कुल मीडिया खतरे में है, ट्रांसपेरेंसी खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि जब तक ये देखिए, वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गए अर्णव गोस्वामी को जेल हो गया। लेकिन अर्णव गोस्वामी का कुछ जो एंकरिंग करते हैं और जो बोलते हैं, उनका जो शो आता है पूछता है भारत, उसमें जिस तरीके से कुछ नेताओं को वो बोलते हैं और टारगेट करते हैं, वो भी गलत है। उस तरीके से आप मीडिया हो, आप मीडिया की तरह एक पद में रहो, उस तरीके से बात करना वो भी गलत था। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो और ज्यादा गलत था। और ये दैनिक भास्कर की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भास्कर तो ये तो बेचारा यही छापा था यूपी में, कहीं उसको नदी में लाश वाश मिल रहे थे, तो और मीडिया नहीं दिखा तो वो छाप दिया। और छापा उसके बाद पहले, जैसा कि आपको बता दिया पहले भास्कर ने छापा, फिर भास्कर पर छापा। अच्छा, कोरोना का समय चल रहा है। बिल्कुल। और पंचायत चुनाव सर पे हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो कोरोना चला जाता है, और जब एग्जाम आते हैं तो कोरोना वापस आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल चला जाता है। आप देखिए ये चीज, जब मोदी जी का भाषण चल रहा था, मैं भी सुन रहा था, छापरा में 25 से 30 हजार लोग भाषण सुन रहे थे, और एक को एक धक्का दे करके लोग भाषण सुनने के लिए भीड़ लगाए थे। अरे भाई, अब देश के प्रधानमंत्री हैं और आप आकर के इस तरीके से भाषण दीजिएगा इतने लोगों के बीच में, तो क्या वो कोरोना नहीं फैल रहा है? और जब देखिए वो चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फिर कोरोना बढ़ने लगता है। अरे भाई ये क्या है? अभी 12वीं का एग्जाम आप ले सकते थे, अभी जो कैंसिल किया गया 10वीं और 12वीं का एग्जाम, ये लिया जा सकता था। जब 30 हजार लोगों के बीच में भाषण दे सकते हैं, तो 30 गो लड़कों एक क्लास में बैठा करके एग्जाम नहीं ले सकते हैं मोदी जी। बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार में आप हैं तो मोनोपोली आप करिएगा, और आप जो कर रहे हैं वो काफी जनता के हक में नहीं है। अब जो कर रहे हैं आप, क्योंकि महंगाई की मार झेल रहे उन गरीबों से हम लोग मिलते हैं, उन मिडिल क्लास लोगों से मिलते हैं जो अपने इज्जत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और अपने जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ किस लिए? तो अपनी इज्जत के लिए। उन लोगों को देखिए महंगाई की मार, कितने लोगों ने तो गाड़ी चलाना छोड़ दिया और साइकिल पे आ गए। यही बात है। और तेल का दाम जो लगातार बढ़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार ये बोलती है कि वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, तो
इस पर मुझे नहीं लगता। और आप ही के एक नेताजी आकर के इस बात का दावा करते हैं कि आप लोग महंगाई क्यों बढ़ रहा है, नेताजी एक मीडिया पूछती है तो नेताजी कहते हैं कि वैक्सीन आप लोगों को लगा तो वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों के टैक्स के पैसे से हम लोग करने जा रहे हैं, और टैक्स के पैसे से आपको सुई दिया जा रहा है, मतलब वैक्सीन दिया जा रहा है। अरे मूर्ख, तो जो प्रधानमंत्री जी हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, नेताजी सच बोल दिए। दोनों दोनों लोग बीजेपी के ही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री में 100 करोड़, आजकल एक फोन हम कहीं लगा रहे हैं, फोन उठाते हैं लगाते हैं तो कहता है कि आप लोगों के सपोर्ट से 100 करोड़ वैक्सीन पास, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। तो ये सब चीज है। तो यहाँ कौन झूठ बोल रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या झूठ बोल रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन लग रहा है, या फिर वो नेताजी सच बोल दिए हैं कि वैक्सीन आप लोगों के टैक्स के पैसे से लग रहा है? तो क्या ये तो सही सच में हम लोग को दिख रहा है कि टैक्स के पैसे से लग रहा है? क्योंकि 70 वाला पेट्रोल आज हम लोग 115 में भरवाने को मजबूर है, 80 रुपया वाला करो तेल 200 रुपये खरीदने को मजबूर है। सारी चीज लगातार महंगाई बढ़ते जा रहा है, लगातार ये सब होते जा रहा है। तो फिर हम लोग कैसे जाने कि आप लोग फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं? नेताजी ऐसा जब आपकी टिप्पणी करेंगे, आपके ही नेता ऐसे टिप्पणी करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे नहीं जाने कि आप लोग हमारे ही पैसे से दे रहे हैं और आपके कोविड के सर्टिफिकेटों पे मोदी जी का फोटो लग जा रहा है। यही सब बात है। अच्छा एक बात बताइए कि मतलब अभी क्वेश्चन भी हुआ 370 राम मंदिर वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल सरकार इस पे ज्यादा फोकस करती है, ये सब कोई मानता है, दर्शक भी जरूर माने या ना माने, उनके मन में तो जरूर होगा ही बात। बिल्कुल सरकार लेकिन कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और भी मतलब इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस नहीं करती है, जिससे हम लोग के यहाँ रोजगार नहीं आ पाता है। अगर बच्चों को पढ़ना है, हाई एजुकेशन लेने हैं, तो प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है। तो इस पे मतलब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आज बता रहा हूँ, आज मैं राजेंद्र कॉलेज में गया था, आज मैं देखा वहां पे पानी घुटने से ज्यादा पानी है उसके ग्राउंड में। और वहीं मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल में गया था एक न्यूज को लेकर के, तो वहां देखा कि कितना अच्छा व्यवस्था है ग्राउंड का। तो वही बताता है कि ये प्राइवेट है और ये सरकारी है। सरकारी को सरकारी भावना से देखा जाता है। आज आपको ये चीज बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अक्सर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के प्रति अपना थोड़ा नीचे महसूस करते हैं, डेमोलाइज महसूस करते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले से बात करना नहीं चाहते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छे जगह पढ़ रहा है, अच्छा उसके फैमिली का फीडबैक है। ये सब प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ सरकारी स्कूल के बच्चे आज हमारे नहीं बैठ पाते हैं, बस यही रीजन है। और ये सबका जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल सरकार है, हमारी सरकार है। कम से कम बिहार सरकार को तो ये चीज देखना चाहिए, कुर्सी कुमार जी को ये चीज दिखना चाहिए कि हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था का स्तर कितना गिर गया है। हमारे राज्य में ये मोदी जी जो बार बार बढ़ाते हैं रेट, ये रेट लगातार बढ़ते जा रही है बीजेपी के सरकार में, कहते हैं कि फ्री में वैक्सीन लग गया, और उनके ही नेताजी आके ये कह दिए कि वैक्सीन फ्री में कहां लगा, आपके टैक्स के पैसे से लग रहा है। तो ये लोग का पता नहीं किस तरीके के मानसिकता के ये लोग हैं कि एक ही पार्टी के लोग दो तरह के बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकल का जो सिचुएशन है हमारे बिहार में, वो देखिए किस तरीके से मेडिकल का प्रॉब्लम है। अगर चले जाइएगा अस्पताल में भी, सदर अस्पताल में कहीं एक दिन बारिश होता है, घुटने से ज्यादा पानी हिलना पड़ता है, क्योंकि वहां का देखिए, वहां जो रोड बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया, कहीं ऊंचा कर दिया है, कहीं नीचा कर दिया, तो इतना दिक्कत होता है वहां लोगों को, मरीजों को। अरे अभी आपका अगर सीरियस बीमार हो जाए, कोई एम्बुलेंस को फोन करिएगा, छपरा में एम्बुलेंस नहीं आएगा जल्दी, वो आधे घंटे बाद आएगा, तब तक पता चलेगा आपका मरीज कहीं चला गया, मरीज मर गया। ये सब चीज हो गया है। इन सब चीजों पर फोकस नहीं करेंगे ये लोग कहेंगे 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, यहाँ अटैक कर दिए, वो कर दिए, हम लोग जेट प्लेन खरीद लिए, हम लोग फाइटर प्लेन खरीद लिए, यहाँ अटैक करेंगे, इसको मार देंगे, हम लोग मजबूत हो गए। अरे भाई, सबसे पहले आप लोग को लिटरेसी रेट बढ़ाइए, मेडिकल सिस्टम सही कीजिए, पुबर्टी को कम कीजिए, ये सब चीज कीजिए। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग उन बड़े बिजनेसमैन के गोद में बैठने से बचिए। आज मैं आपको एक खुलेआम कह रहा हूं कि बड़े बिजनेसमैन के गोद में बैठने से कुछ नहीं होगा। एक दिन आप लोगों की वजह से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का देखिए लगातार संपत्ति उन लोगों का बढ़ते जा रहा है, और बेचारे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। और मिडिल क्लास भी, आप जैसे बोले कि मिडिल क्लास भी लगातार डेमोलाइज महसूस कर रहा है, और नीचे मतलब गरीबी की ओर वो भी बढ़ रहा है। तो हम लोग का फाइटर प्लेन का क्या अस्तित्व रह जाएगा, हम लोग का सरकार का क्या अस्तित्व रह जाएगा, जब भूख से ही लोग मरने लगेंगे। और ऐसा सिचुएशन है कि आने वाले 2-3 सालों में अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ता रहा, तो गरीबी से मरने वालों की जो अभी संख्या है उसमें डबल तो नहीं, लेकिन 1.5 गुना जरूर वृद्धि हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अभी नीतीश कुमार का भी, कुर्सी कुमार का बात आया, तो लगभग 2 या 3 साल पहले एक न्यूज़ हम लोग को आया, जो हम लोग रातों रात मतलब उसका बहुत ज़्यादा समर्थन भी किए, कि बिहार में लिकर बंद हो गया है। लेकिन
हमें आज भी रोड पर कहीं कहीं दिख जाता है कि कोई पीकर खड़ा है, पी के सोया हुआ है, और प्रशासन वहीं से निकल जाती है। तो इस पे मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, आप जो बोले ये आपका बात सही है कि जब बंद हुआ तो हम लोगों को खुशी हुई, उन परिवारों को खुशी हुई कि उस औरत को खुशी हुई जिसका हस्बैंड पी करके आकर के मारपीट करता था, उस बहन को खुशी हुई जिसका भाई आकर के लड़ाई करता था पी करके, उन सारे लोगों को खुशी हुई जिन लोगों के घर में लोग पिया करते थे, खुशी हुई। लेकिन खुशी वो ज्यादा दिन तक नहीं चली। खुशी बाद में, अगर आपको उसमें भी अगर आप दिमाग से सोचिएगा, पता कीजिएगा, तो पता चलेगा कहीं ना कहीं उसमें बिहार सरकार का हाथ है। बिहार सरकार बंद करती है, उससे बिहार सरकार को बेनिफिट है। यूपी में ज्यादा रेवेन्यू हम लोगों से मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोग बलिया पार कर जाते हैं और वहां से जाकर के लेते हैं। और अब देखिए, जो 100 रुपए में पहले दारू मिलता था उसका दाम अब 200 रुपए 300 रुपए हो गया और आपको घर पे मिल जा रहा है। ये बात कहीं भी आपको दारू चाहिए, हेलो मेरे को यहाँ दारू चाहिए, कि ऐसे ऐसे बात है, हाँ हाँ 300 रुपया रेडी रखिए, 2 मिनट में पहुंचता है। अरे भाई, तो आप बंद की कराएं या होम डिलीवरी कराएं? उसको सीधा कह देते कि अब होम डिलीवरी हो गया, रेट बढ़ा करके। अगर रेट ही बढ़ाना था तो सीधे लीगल तरीके से बढ़ा देते। आप भाई इलीगल तरीके से दारू भी बढ़ा रहे हैं, और आपकी पुलिस है, पुलिस पकड़ती है, ले जाती है, और फिर 2 घंटे बाद वो दारू बाद फिर दारू लेकर के किसी को डिलीवर कर रहा होता है। तो बताइए ये सब कहाँ, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए ये लोग जनता के भावनाओं के साथ खेलते हैं, और हम तो कहते हैं नेता वही बनता है जो जनता के भावनाओं के साथ खेलना सीख ले। ये कुर्सी कुमार भावनाओं के साथ खेलते हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खेले कि दारू बंद दारू बंद दारू बंद, वोट ले लिए। वो जो महिला बताया कि जिसका पति आकर के लड़ता था दारू पी करके, वो तो आकर के इनको वोट दे दी कि ना ना अच्छा काम किया अच्छा काम किया। और बाद में पता चला कि पति पहले 100 रुपए का पीता था, वो पति अब 300 रुपए में उतना ही दारू पीने लगा। जो 1000 रुपए का पीता था वो 3 गुना हो गया, तो 3000 में पीने लगा। तो ये सब बात है कुर्सी कुमार, कहीं ना कहीं तो आप बिहार को बर्बाद कर ही रहे हैं। ये जो साक्षात दिख सकता है, स्कूलों का व्यवस्था दिख सकता है, अस्पताल दिख सकता है, और जहां जाइए वो तो पूरा बिहार दिख सकता है। अच्छा, जो क्राइम रेट बढ़ा है, क्राइम रेट तो इस पे तो हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई लड़की जा रही है, उसको कोई लड़का छेड़ता और आप वहां देखिए, तो वहां जाकर के उसको 10 थप्पड़ मारिए, 10 थप्पड़ मारिए। और उसके बाद से अगर उससे भी नहीं माने तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप 4 दोस्त जा रहे हैं, कोई एक लड़का कोई टेम्पू वाला किसी औरत को बोलता है, किसी औरत को कुछ उल्टा बोलता है, उस समय उसको मारिए। तो ऐसे हुआ कि उसको डर बन जाए कि नहीं, एक बार मैं छेड़ा था इस लड़की को, फलाने लड़की को छेड़ा, तो ये भाई ने पीट दिया था, कहीं आज छेड़ूंगा फिर पीट देगा। तो उस तरीके से उसमें डर हो जाएगा। और ये बात जो है, पुलिस को भी थोड़ा इसमें सख्ती बरतने की जरूरत है कि पुलिस के पास कोई लड़की अगर इन्फॉर्म करती है कि मेरे साथ ये छेड़खानी किया, तो इंस्टेंट पहुंचे। पुलिस 2-3 घंटे लेट पहुंचती है, जहां वो कुछ ज्यादा ही मामला बढ़ गया होता है। जैसा कि मधुबनी वाला जो कांड हुआ था, उस समय मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे थाना था। ये बात मुझे आज भी याद है। वो कौन सा थाना था, थाना का नाम नहीं याद है। पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं ये बोला था कि मधुबनी वाला जो कांड हुआ था, 5 लोगों की नरसंहार कर दी गई थी, उसमें थाना मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, और 4 घंटे लेट थाना पहुंचती। अगर थाना टाइम पर पहुंची होती तो ये कुछ भी नहीं हुआ रहता। जितना बड़ा कांड वहां मधुबनी में हो गया, पूरा बिहार शर्मसार था। पूरा मतलब सारे लोग शर्मसार हो गए थे कि नहीं, बिहार के मधुबनी में ऐसा कांड कैसे हो सकता है। एक सवाल है। कुछ दिन पहले एक छोटा सा बच्चा, जो कि लगभग 1 या 1.5 साल का होगा, तो उसको एक मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसका लगभग 16 करोड़ का उसका टीका पड़ना था। उसमें बहुत लोगों ने कहा कि उसमें जो हमारे युवा और वरिष्ठ पत्रकार जी भी शामिल थे, तो लोगों ने कहा कि सबने मिल के उसमें पैसा खाया है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जो मैटर था आयांश वाला, इस मैटर पे तो हम ज्यादा कुछ पहले बोलना नहीं चाहते हैं, बिकॉज कि हम लोग उस मैटर से हम लोग हट के बात करना चाहते हैं। क्योंकि उस मैटर में क्या कुछ हुआ, हम लोगों ने भी लोगों से कह के डोनेशन दिलाया था। आयांश को बीमारी था या नहीं, इसको लेकर के असमंजस पैदा कर दिया था। सबसे पहले तो आयांश को बीमारी था, ये जहां तक मैंने पता किया तो मुझे पता चला। मनीष कश्यप लगभग अपने जगह पे सही था, कुछ अगर उल्टा सीधा बयान नहीं दिया होता, और फिर साथ ही साथ वो अगर उससे नहीं बोला होता, उसके पापा को लेकर के वहाँ पे उसको मतलब हाजिर नहीं कराया होता, पहले बता दिया होता कि हाँ आलोक राज जो आयांश का फादर है वो ये मतलब अपराधी है, वो पहले से वो ऐसा काम कर चुका है, तो लोगों के बीच में ज्यादा ट्रस्ट हुआ होता। लेकिन मनीष कश्यप इन सब चीजों को छिपाए, तो कहीं ना कहीं वो जैसे कि ममता के लहरों में वो बह गए कि मुझे हाँ आयांश को बचाना है। जैसे कि पता चला जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग उसके बारे में पता करने नहीं जाते हैं। हम ही लोग अगर सड़क पे जा रहे हैं तो हम लोग रिपोर्टिंग करना छोड़कर उसको पहले अस्पताल तक पहुंचाते हैं। और लेकिन
और कुछ ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा कि मनीष कश्यप शायद वो कुछ मतलब वो थोड़ा अपने आप को इमोशनल हो गए होंगे और वो कर दिए। लेकिन इसके लिए जो विकास राज जो सीधे एक बार वीडियो बनाता है, और एक्सपोज बिहार वाला विकास राज की मैं बात कर रहा हूँ, और सीधे रोक देता है कि डोनेशन मत दीजिए। विकास राज बिल्कुल भी सही नहीं करता ये डोनेशन रुकवा करके। और अगर वो बच्चा मरता है तो उसकी माँ बोलती है कि विकास राज इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इन सब मुद्दों पर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज कि मैं इन सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। भले मैं डोनेशन दिला दिया, जहाँ तक पता किया उसके अनुसार ये था कि हाँ वो बच्चा को इस समय था, लेकिन एक्सपोज बिहार और विकास राज ये लोग कहने लगे कि डोनेशन मत दीजिए। इन सब को लेकर के बिहार का जो लोग हैं, बिहार के जो पब्लिक है, वो दो भागों में बट गई। और दो भागों में बटने के बाद कुछ लोग बोलते डोनेशन दो, कुछ लोग बोलते मत दो। इसी बीच मनीष कश्यप रांची चले गए, रांची के बाद मुंबई चले गए, और आयांश वाला मुद्दा दब गया। और दबने के बाद लोग डोनेशन देना बंद कर दिए। और आयांश का हालात अभी क्या है क्या नहीं है हम पता नहीं कर पाए हैं। उनकी माँ से भी अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लोगों का सवाल है कि बीच मनीष कश्यप रांची क्यों गए थे? मनीष कश्यप रांची आलोक राज को जेल में रखने के लिए गए थे। जेल में मुजरिम के तौर पर उनको अंदर डलवाने के लिए गए थे, उनको पहुंचाने गए थे जेल तक। ये इसी सब कारणों से गए थे मनीष कश्यप, और वहां लगे रिपोर्टिंग करने। तब तक फिर इधर विकास राज को भी मौका मिल गया कि लोगों को और डाइवर्ट किया। और इसी तरह होते होते बिहार के लोग बोले नहीं कि दो भागों में बट गए। और दो भागों में बटने के बाद यही हुआ कि आयांश का बेचारा मतलब जीवन और मरण के बीच में वो बेचारा बच्चा जूझ रहा है। अगर आलोक राज गलत है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके 12-13 महीने के बेटे को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। और बिहार के जनता से हाथ जोड़कर आज भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये आयांश वाला जो ऐसे में बीमारी है वो सही है तो उसको डोनेशन आप दे सकते अच्छा है, तमाम सवालों के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमारे साथी आदित्य ने पूछा है। मैं भी आदित्य हूँ, लेकिन दूसरे साथी ने पूछा है कि आपने 10वीं का परीक्षा कैसे पास किया, मैथ का एग्जाम? अरे ये तो मतलब पब्लिकली बताना सही नहीं होगा, लेकिन अब आदित्य पूछ दिया तो ये हम बताना चाहते हैं कि आदित्य को पहले तो लोग प्यार से डॉन जी भी बोलते हैं, क्योंकि उसको बचपन से ही डॉन बनने का बहुत शौक था। मतलब ये डॉन नहीं, उसको ऐसा डॉन कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, मेरे से कोई नहीं बोले। अब फिल्मों वाला डॉन कि मैं जैसे कि चलूँ तो 10 लोग मेरे को बोले कि ऑटोग्राफ दो, ये ऐसे ऐसे ये सब चीज़ों का उसे शौक था बचपन से ही। और वैसा करता भी था कि हाँ हाँ बोलिए। मैं जैसे लीडर बनने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, क्लास मॉनिटर बनने के लिए, कुछ भी काम हो तो आगे आकर के काम करना। और सर के मना करने के बाद डायरेक्टर सर मना करके जाते थे कि कोई भी आम के पेड़ के पास नहीं जाएगा, तो अकेला लड़का था जो पेड़ के पास जाता था, पेड़ पे चढ़ता था और आम तोड़ करके लाता था। अब वो भाई पूछ दिया सवाल तो इसका जवाब जरूर दूंगा। पहली बात तो जब मैं 10वीं में आया तो मैथ्स दो तरीके से बट गया था, एक बेसिक था और एक स्टैंडर्ड था। बेसिक वाले लोग थोड़ा जो कमजोर थे मैथ में वो बेसिक लेते थे, और जो अच्छे थे वो स्टैंडर्ड लेते थे। लेकिन मैं कमजोर था फिर भी स्टैंडर्ड लिया था। तो डर, जैसे कि परीक्षा का भी 4 महीना है, डर बनने लगा था। मैं सीधे गया, जहीन अहमद सर थे, साहिल सर थे, इन सारे लोगों से, मैथ के टीचर लोगों से डिस्कस किया कि सर मैं पास नहीं करने वाला हूँ। साहिल सर हट बेहुदा, ये क्या बोलता है, तुम करेगा, तुम चुपचाप मेहनत करो और जो जो बता रहा हूँ वैसे पढ़ो, तुम पास करेगा। जहीन अहमद सर भी बोले कि देखो बोर्ड पास करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुम हिम्मत से काम लो। मैं बोला कि सर मैं तो स्टैंडर्ड मैथ ले लिया हूँ, मेरे को फेल करना ही करना है। तो सर बोले नहीं नहीं। उसके बाद मैं पढ़ाई किया, कुछ सर लोग ऐसे क्वेश्चंस दिए जो कि बोर्ड में आना ही आना था। तो मैं एग्जाम के एक दिन पहले रात को थोड़ा नर्वस था कि कैसे क्या करूँ। यूट्यूब से देख रहा था कि मैं कैसे पास कर जाए। तो यूट्यूब पे कभी कभी थंबनेल आता था कि 10 मिनट पढ़िए और 10वीं का मैथ पास। वो ये मैंने भी देखा है, तमाम दर्शकों ने भी देखा ही होगा। वैसे लगातार मैं वीडियो देखा, मेरा 2.50 GB मतलब 2.5 GB नेट था, सारा का सारा नेट खत्म। फिर मैं सो गया, 2 बज रहे थे, और 2 बजे मैं सोया और 2:15 या 20 में मेरी नींद खुल गई कि सुबह हो गया, एग्जाम देने जाना है। फिर मैं देखा कि अरे अभी टाइम है, तो मैं सोच रहा था किस तरीके से रूट अंडर 5 को इरेशनल है या रेशनल है इसको प्रूव करूँ। इन सब चीज़ों को देख रहा था मैं। तब तक अगले दिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो मेरे पीछे एक लड़की थी, और वो लड़की संजोग बस मेरे कोचिंग की थी। फिर मैं बैठा और एग्जाम देने बैठा, तो आप जानते हैं कि लड़कियों के सामने थोड़ा हम लोग इंप्रेशन बनाते हैं। तो इंप्रेशन बनाने में हम भी बोले कि हाँ हाँ मैं तो पूरा मैथ पढ़ के आया हूँ यार, तुम टेंशन ना लो, मैं पूरा लिखवा दूंगा। मैं बोला कि भाई जब आधे घंटे बीते तो तब तक मैं पेपर में हाथ नहीं लगाया था। पीछे से बोलती है कि क्या पीयूष बन रहा है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बना रहे हो? हम बोले कि अरे बैठा तो हूँ, बन भी रहा है। अब लड़कियों के सामने तो इंप्रेशन बनाना हम लोग का काम है लड़कों का, हम भी वही 10वीं में थे, हम भी करने लगे। बोले कि हाँ हाँ बन रहा है, रुको थोड़ा 10-15 मिनट टाइम, तो 3 घंटे का पेपर है, आराम से मैं लिख लूंगा। पूरा जो 80 का 80 नंबर है पूरा मेरे को एकदम क्लियर है।
तो बोलती है कि अरे वाह। मैं बोला कि पहले थोड़ा जो छोटा छोटा है वो दिखाओ ना, इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को शो करने लगा। तो फिर बोले कि ठीक है ठीक है। उससे मैं देख के लिखने लगा और 20-25 नंबर का मैं उससे लिख लिया। और उसके बाद मैं सोचा कि लगता है अब मैं पास कर जाऊंगा, लेकिन जो रूट अंडर 5 को इरेशनल प्रूव करना था, साहिल सर याद कराए थे, वो क्वेश्चन मैं याद करके गया था और वो लिखा, तो वो 5 नंबर में शायद दिया था, 5 या 4 नंबर में था। वैसे 2-3 और क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी से थे, जो मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा था, इन सब चीजों को पढ़ा। उसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन बनाया और उसके बाद जो आपको एक चीज बताता हूँ जो कि पब्लिकली आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, वैसा सवाल ही कर दिया। तो उसको पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो आप लोगों को पब्लिकली बताने के लिए ही मुझसे ये सवाल किया गया है। तो मैं बताता हूँ कि देखिए, पीछे जो लड़की थी, मैं उसको बोला कि अब इसको कैसे बताऊं, तो जो था कि इसको प्रूफ कीजिए, जैसे कोई प्रूफ था, तो उस प्रूफ को मैं प्रूफ करने के लिए लेता था। तो ये कैसे इतना हुआ, तो मैंने पहले लिखता था कि जैसे साहिल सर लिखा करते थे कि जैसे कि सॉल्यूशन, उसके बाद ये थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का जो समरी रहता था वो, उसके बाद लेट फाइंड दिस जो फाइंड करना रहता था, उसके बाद ये, उसके बाद लिखते थे कि देयरफॉर, उसके बाद हेंस, और उसके बाद लास्ट में लिखते थे कि हिंट प्रूव, एक पेज समाप्त, और उसके बाद से इसको पीछे दिखा देते थे। तो बेचारी बोलती थी यार तुम बोलते थे कि मैथ नहीं पढ़ता हूँ, इतना मैथ कैसे बना रहे हो। तो बेचारी वो क्या जाने कि क्या बन रहा था क्या नहीं। वैसे ही सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया और मेरा जो मार्क्स आया था 57 था मैथ में, जो कि काफ़ी कम था, और उसी से मेरा परसेंटेज नीचे रह गया। बस यही कहानी है कि, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस लड़की का नाम तो पब्लिकली रखना सही नहीं होगा, तो नाम तो नहीं बताऊंगा। बाकी मेरे क्लासमेट जानते हैं जिस लड़की का मेरे पीछे एग्जाम पड़ा था। मैं ये फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि वो लड़की नहीं होती तो मेरा मैथ के एग्जाम मैं क्लियर नहीं कर पाया होता। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका। बाकी बहुत अच्छा लगा 10वीं पास करके, लड़की उनका साथ मिला उस लड़की का जिन्होंने मुझे मैथ्स में पास कराया था। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जो सारे फ्रेंड सर्किल जो इधर उधर डाइवर्ट हो गए, कुछ कहीं कोई लग गया, कुछ में कोई लग गया, ऐसे ही करते करते सारे लोग अब बीत गए। तो अब कोई वो जो फ्रेंड है वो लोगों का बहुत याद आता है, कभी कभी मिलते हैं, जैसे कि आज ही देखिए क्वेश्चन कर दिया आदित्य, और वो बताने लगे। तो वो लोग जो प्राइवेट जो आपके बात होते हैं, क्या किए, कब क्या किए, कौन सा बदमाशी कहाँ किए, कभी क्या मतलब किसी को परेशान किया, ये सब चीज़ों का जो भी सवाल है ये सारे जो है हमारे फ्रेंड्स के बीच में ही होता है। और फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कि सारे चीज़ों को जानते हैं। आपके फ्रेंड्स ही हैं जिससे आप वैसे बात जो कि आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हैं, वैसे बात जो आप अपने घर में शेयर नहीं कर सकते हैं, वैसे बात जो अपने भाइयों से शेयर नहीं कर सकते हैं, बहन से शेयर नहीं कर सकते हैं, उन सारी बातों का अपने फ्रेंड से करते हैं। तो फ्रेंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग मानिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ मानिए, बिकॉज फ्रेंड के सिवा मुझे नहीं लगता कि ये लाइफ कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि फ्रेंड ही होते हैं जो आपके दुख में सुख में हर समय साथ होते हैं। तो वही फ्रेंड का ही सवाल था, इसलिए आज मैं सारे बातों को आपको पब्लिकली बता दिया। नहीं तो मैं ये मैथ्स वाले सवाल पे पीछे हट जाता हूँ, और आज भी कॉमर्स से पढ़ता हूँ। मैं मैथ्स में बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल मैं मैथ्स नहीं पढ़ता था। ये बात कभी किसी छिपा नहीं है, लेकिन पब्लिकली जो पास करने का रीजन था वो पहली बार आज कैमरा के सामने बता रहा हूँ। बाकी और भी जो बात है बताइए। खैर तो आप सेलिब्रिटी हो गए हैं। नहीं यार, सेलिब्रिटी का बात नहीं है ये, बस आप दर्शकों का प्यार है, और किसी प्रकार का कोई सेलिब्रिटी नहीं। मैं आप सभी लोगों का छोटा भाई हूँ और छोटों का बड़ा भाई हूँ। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में रैना न्यूज़ बिहार का नंबर 1 चैनल हो जाएगा न्यूज पोर्टल के मामले में। बाकी पूरी टीम मेहनत करती है, पूरे दर्शक देखते हैं, तब जा करके हम लोग का ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो अकेले वीडियो बनाना, किसी का नहीं देखना, कितना डिमोटिवेट होना, ये सब शुरुआत में हम लोग ये सब फेस कर चुके हैं, लेकिन आज दर्शकों के बीच हम लोग आ गए हैं। तो जैसे कि बड़े लोग जो दर्शकों से ही बड़े बनते हैं और बाद में दर्शकों को लात मार देते हैं, उन लोगों को लानत भेजने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को कीजिए जो आपके लिए खड़ा हो हमेशा। हम ये कोशिश करते हैं कि हर समय आप तक पढ़ाई है, इसलिए आजकल हम लोग 5 से लेकर के, हम और आदित्य 5 से सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक घूमते हैं। ऐसे ही हम लोग खबर मतलब ऐसे खबर को लगातार हम लोग बनाते हैं कि दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि 8 बजे के बाद इनका भी क्लास हो जाता है, मेरा भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई में लग जाता है हम लोग, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, उसमें एडिट करना है, फिर से मैनेज करना है, उतना बड़ा बड़ा न्यूज़ लिखना है, तो ये सब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी काम करने में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए अलग अलग टाइमिंग कर दिया। अब सुबह 5 से 8, यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अक्सर पत्रकार 8 बजे उठते होंगे,
उस वक्त हम लोग घूमते हैं, घूम के आ जाते हैं 8 बजे तक। 5 बजे सुबह में कौन खबर बनाएगा? 3 बजे जाकर के सुबह में रिपोर्टिंग किए थे, 4 बजे सुबह में जाकर के रिपोर्टिंग किए थे। और इन सब चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस हालात में हमारा छपरा है, किस तरीके से हमारा छपरा है, किस तरीके से हमारा बिहार है। इस बीच जाकर के कुछ बेशर्म लोग ही हैं जो क्या कहें उनको, मतलब मुंह से कुछ निकल जाएगा। फेसबुक यूट्यूब पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। छोड़िए ये सब, इन सब बातों पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और यही कहूंगा कि आप लोग कमेंट में गाली बकने के बजाय अगर सपोर्टिव कमेंट करते हैं तो दिल को अच्छा लगता है और हम लोग और भी बेहतर काम करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार में इतनी कुवत है कि 3 बजे 2 बजे और 4 बजे सुबह में उठ करके जाकर के रिपोर्टिंग कर दे। ऐसे इतना ये सब, मतलब इस फील्ड में मैं आया हूं तो मैं छपरा से पूरे बिहार की पत्रकारिता को बदलने के लिए ही आया हूं कि यहाँ की पत्रकारिता जो बिक चुकी है, नेताओं के, बिजनेसमैन के, दलालों के गोद में जाकर के बैठ चुके पत्रकारों को वहां से बाहर निकालने की जरूरत है। और एक बात जानते हैं, आपको सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कोई भी पत्रकार बिकना नहीं चाहता है, उस पत्रकार को बेचा जाता है, बेचवाया जाता है, बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि मनीष कश्यप भैया के एक इंटरव्यू में हम सुने थे और ये बात पे गौर किए थे तो हमको पता चला था कि बिल्कुल कोई भी पत्रकार बिकना नहीं चाहता है। हम बिकना नहीं चाहते हैं, हम आए हैं और आज लड़ रहे हैं, आज 2 केस करके सब थाना में लड़ेंगे, उसके बाद किसी नेता के जाके गोद में बैठ जाएंगे कि सर मेरे को इस केस में लड़ने है, मदद कीजिए, पैसा नहीं है मेरे पास। तो वो नेता के गोद में जाकर बैठे, नेताओं का चापलूसी करना होगा उस बिजनेसमैन जिसके गोद में जाकर के हम बैठेंगे कि मेरे को केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो सर आप पैसा दीजिए। तो इस तरीके से उसके गोद में जाकर के बैठेंगे, वो प्रमोशन कराएगा, अपने रिलेटिव का प्रमोशन कराएगा, अपने जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल होंगे उसका प्रमोशन कराएगा, मुझे करना होगा। इस तरीके से कोई पत्रकार बिकना नहीं चाहता है लेकिन बिकने के लिए मजबूर करती है, तो वो आप जैसे जनता है। जानते हैं अगर किसी भी पत्रकार पे और छपरा में किसी पत्रकार को पकड़ के एक थप्पड़ मार दिया जाता है तो सारे पत्रकार वहां जाकर के खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग एक एक ट्वीट कर दें, देखिए किस तरीके से बास हो जाता है कि नहीं जो पत्रकार पर हाथ छोड़ता है उसके ऊपर। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लोग एकजुट होइए, पूरा पत्रकार अगर एकजुट हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक देगा। कोई माई का लाल है जो पत्रकारिता को रोक देगा और पत्रकार को बेचने के लिए मजबूर कर देगा। कोई भी पत्रकार नहीं बिकेगा, कोई और किसी भी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि 2-3, देखिए ये सबसे बड़ी जो बात है कि पत्रकारिता में मिडिल क्लास फैमिली वाले अक्सर आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि 2-3 केस हो जाएगा, रिलेटिव ताना मारेंगे, घर में बोलेगा लोग, फैमिली ताना मारेगी कि देखो गुंडा हो गया तुम, ये सबसे क्या मिला? सच में क्या मिला? पत्रकार कितना ही मेहनत कर ले 20,000 से ज्यादा नहीं कमाएगा। और मोदी जिस तरीके से डे बाई डे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ते जा रहा है, 80 रुपया वाला तेल 200 में खरीदो ना, 100 रुपया वाला और 70 रुपया वाला पेट्रोल 115 में खरीदो ना, तो कहां से भाई कोई पत्रकार करेगा? दलाली ना करेगा, किसी गोदे में बैठेगा, ज्यादा से ज्यादा ले लेगा तो दैनिक भास्कर की तरह मारवा दीजिएगा छापा। पहले भास्कर जी छाप देंगे तो पहले रायना जी छापे या फिर रायना जी पर छापा, तो काहे के लिए कोई छापेगा? जब तक हिम्मत है तब तक लड़ रहे हैं, आप दर्शकों का सपोर्ट है तो लड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये नेता लोग फंसाते हैं, जिस दिन ये लोग कुछ करते हैं, उस दिन आप सभी दर्शकों को आगे आना होगा और साथ देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई उन बहनों की लड़ाई है जिसके सामने उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। ये लड़ाई उस बेटे की लड़ाई है, उस बाप की लड़ाई है जिसके सामने बेटा दम तोड़ देता है एम्बुलेंस के बिना और उस कोरोना में तरफ तरफ कर मर रहा होता है। और उस वक्त हमारे अमंगल पांडे, जो ये क्या है अभी स्वास्थ्य मंत्री है अमंगल पांडे, मंगल नहीं अमंगल बोलते हैं उनको, अमंगल पांडे जी आके कहते हैं कि ऑक्सीजन का तो कमी नहीं था, हमारे राज्य में ऑक्सीजन का कमी नहीं था, ऑक्सीजन के कारण एक भी मृत्यु नहीं हुई। अरे बेशर्म, तो क्या जिस दिन हम लोग कंधे पे ऑक्सीजन लाद करके ले जाकर के गरखा तक पहुंचाए हैं तो क्या हम लोग गलत हैं? ऑक्सीजन के कारण कितनी मृत्यु हुई है उस सारे चीजों को हम अपने पोर्टल पे दिखाए हैं, तो क्या हम लोग गलत हैं या फिर आप गलत हैं? देखिए दोस्तों, ये लोग आपको लगातार हम बोलते हैं कि ये लोग आप लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं और नेता वही बनता है जो भावनाओं के साथ खेलना सीख ले। ये अमंगल पांडे जी ये सब जो दावा किए थे, ये सारी चीजों को हम रखे थे, सारी चीजों को सुन के चुप थे, क्योंकि हम लोग उतना काम किए, उतना लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचवाए जिस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, नेताजी घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त हम लोग निकलने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से छपरा बदहाल स्थिति में जी रहा है। हम लोग कितने लोगों को कपड़ा दिए, भोजन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, लगातार हेल्प करने का काम कर रहे थे, पैसा नहीं था, घर से मिलने वाले पॉकेट मनी को बचा रहे थे और उसके बाद लोगों की हेल्प कर रहे थे। लेकिन नेताजी डायरेक्ट आकर के ये दावा कर दिए और कि ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा, और फिर बहुत बुरा लगा था उस दिन भाई कि इतना हम लोग किए और इस तरीके से कह दिए, मतलब हम लोग इतना करने का कोई असर नहीं है, हम लोग इतना करने का कोई परिणाम नहीं मिला, बस यही परिणाम मिला कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, यही सब बात है। अच्छा, हम
लगातार वीडियो बनाते हैं। उस दिन भी हम यहाँ पे प्रभुनाथ नगर में एक वीडियो शूट किए थे, आप भी थे वहाँ पे। बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये देखा जा रहा है कि हम लोग कभी भी लोग को या फिर जनता को कहते हैं कि आइए हमारे साथ दीजिए, वीडियो में 4 लाइन बोलिए, सरकार को लालच भेजिए, लेकिन उसमें बहुत लोग नहीं आते हैं कुछ इशू के कारण, या तो वो डरते हैं बोलने से, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी नेता से डरते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर आप बोलते नहीं है तो सबसे पहले तो आप इलिटरेट हैं, आप मूर्ख हैं। जो बोलने के लिए तैयार नहीं है वो मूर्ख है या डरपोक है, या तो अपने पापा को वोट दिया, अगर पापा जी का सरकार है तो पापा जी के खिलाफ कैसे बोल दे, तो रेल तो देगा सब सरकार है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम नहीं बोले। और वो वैसे ही लोग हैं जो आज डूबने के लिए मजबूर हैं, जो डूबेंगे और साथ साथ 10 लोग को डुबोएंगे। और जैसे कि आप देखिए, आप बोलना नहीं चाहते हैं और हम बोलना चाहते हैं, तो हम बोलने जाएंगे तो हमको रोकेंगे कि नहीं नहीं बोलना नहीं है, बोलोगे तो मोदी जी का सरकार है जो आता है 2000 महीने में रोक देगा। तो ऐसे रहेगा तो कैसे, तो डूबिए ना, पानी उठाइए सारी, पूरा कूदिए पानी में, चलिए उठाइए पैंट और चलिए पानी में। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, आपको आवाज उठाना होगा। हम लोग इतने छोटे होकर के आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? जनता के लिए आवाज उठाते हैं। आप लोग बस हम लोग का सपोर्ट कीजिए ना, आपको डायरेक्ट नहीं कहते कि आप लोग सिस्टम से लड़िए, सिस्टम से हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आगे आएंगे, जो कुछ होगा हम लोगों का होगा, हम लोगों से लोग लड़ेंगे, हम लोगों को नेता लोग डराएंगे, धमकाएंगे, जो करना होगा हम लोग का करेंगे। जब हम लोग नहीं डर रहे हैं तो फिर आप लोगों को 4 लाइन बोलने में क्या दिक्कत है? लोग वीडियो तक शेयर नहीं करते हैं, नहीं नहीं छोड़ो। कुछ लोग बोल देता, कुछ लोग तो कमेंट में आके बोल दिया कि अपने चैनल को बढ़ाने के लिए जाकर ओवरब्रिज पे तोड़फोड़ किया। अरे भाई, चैनल को बढ़ाना रहता था 2 दिन के अंदर वहां कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करा देते? चैनल को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पैसा कमाना हम लोग का मकसद है। स्टूडेंट को पैसा क्या होगा? घर से मिलने वाला पॉकेट मनी इसी में चला जाता है, तेल का खर्चा नहीं निकलता है कि वहां जाकर के रिपोर्टिंग करें। और ज्यादा से ज्यादा होता है तो पुलिस लोग रोक देता है कि तुम लोग मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ये करो वो करो। ये सब चीज से लगातार परेशान किया जाता है। इन सबों के कारण अगर आप लोग छपरा से होंगे और छपरा में लगातार घूमते होंगे तो ये चीज देखिएगा कि सड़क पे हम लोग पैदल मिल जाएंगे, भले हवाई चप्पल हो, हाफ पैंट हो, हाफ टी शर्ट हो, लेकिन हम लोग मिल जाएंगे। कोई पत्रकार बनने का कोई शौक नहीं है अभी हम लोगों का, क्योंकि वो डिग्री ले लेंगे तो पत्रकार बन जाएंगे। लेकिन अभी जनता की आवाज को उठाना ही हम लोगों का मोटिव है, और जनता की आवाज को उठाना ही प्रथम मुद्दा है। इसलिए हम लोग जनता की आवाज को उठाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे मतलब छपरा में खासकर, क्योंकि छपरा को ज्यादा हम लोग टारगेट करते हैं, छपरा से हैं तो यहाँ कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। लगातार अच्छी अच्छी जो संस्थाएं हैं, युवा क्रांति रोटी बैंक जिसके फाउंडर विजय राज हैं, वो कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि अली अहमद हो गया, देखिए कितने अच्छे कार्य करते हैं। और अली अहमद के बारे में तो मैं इतना कहता हूँ कि वो कैमरा के पीछे से ही सारे चीज करते हैं। प्लांट लवर के वो यासिर भैया हो गए, ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है, तो इन लोगों को प्रमोट करने की बजाय वो लोग इनको डिमोटिवेट करता है। कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा करो तो ऐसे हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा। इस तरीके से एक दिन मैं जा रहा था और रात को मैं कॉल किया कि विजय भैया यहाँ एक गरीब सोया है, भूख से तड़प रहा है। तो वो स्टेडियम के पास वो गरीब था और वहां आकर के वो 10 मिनट के अंदर वो युवा क्रांति रोटी बैंक खाना पहुंचाती है। तो ये सब चीज कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। एक बार मैं ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, मुझे नहीं पता, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो विजय भैया को कॉल किया, वो 10 मिनट के अंदर ऑक्सीजन हम लोग को अवेलेबल कराए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर इनको डिमोटिवेट हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग का छपरा पीछे जा रहा है, हम लोग का पूरा ये बिहार पीछे जा रहा है। तो यही रीजन है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको धक्का मार के और आगे बढ़ा दीजिए ना, कि कुछ आगे जाए तो कहे ना कि हाँ छपरा में हमारी ये काम होता है। ऐसा नहीं कि छपरा में ये काम होता था इसको बंद करा दिए। छपरा में 2 लड़का निकला था कि सुधार देंगे पत्रकारिता को, एक टीम बनाया था, तो उसको बंद करा देंगे, उसको धमका देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। सारे लोगों को एकजुट होना होगा। और सबसे बड़ी चीज की आवाज उठाना। पानी लगा तो आप लोग पकड़िए, उधर से उस रोड से गुजर रहा था, हमको पकड़िए, खींच के ले चलिए, पानी में डालिए, चलो तुम आवाज उठाओ। कहते हो ना कि पत्रकार हो, पत्रकार बनते हो और चैनल चलाते हो, चलो घुसो पानी में, आवाज उठाओ, यहाँ हम शेयर करते हैं, हम बोलते हैं। मर्द की तरह कीजिए ना, 10 पत्रकार को पकड़िए और खींच के लाइए पानी में, बोलिए कि चलिए आप लोग आवाज उठाइए। देखिए कैसे कैसे पानी निकलता है। नेताजी जा रहा है, नेताजी को खींच के ले चलिए पानी में कि तुमको वोट दिए हैं 2, नहीं निकलवाओगे पानी। कैसे नहीं निकलवाओगे? कहाँ के नेता हो, कैसे नेता हो तुम? वोट लिए हो तो निकाल पानी, चलो ले जाओगे पानी में ढकेलिए, ले चलिए, कहिए निकालो पानी, नहीं तो नहीं जाने देंगे। इससे आवाज उठाना होगा और लड़ना होगा। नहीं तो कम से कम हम लोग का सपोर्ट करना होगा। आवाज उठाइए, लड़िए, नहीं तो सपोर्ट करिए। एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था जिसके कारण हमें बाहर आना पड़ा, तो सोचा कि यहीं पे वीडियो एंड कर देते हैं एक लास्ट सवाल के साथ
दर्शक हमारी टीम के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे काम चलता है, कैसे मैनेजमेंट चलता है और कौन कौन है। बस हम लोग क्या आप लोगों का सपोर्ट है तो बस टीम है। हम हुए, आदित्य हुए, प्रतुल पांडे हुए, आकांक्षा जी हुई, युवराज हुए, और भी एक दो लोग हैं जो कैमरे के पीछे रहना चाहते हैं, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि उनको आगे लाएं। और जो लोग जैसे जैसे काम करें, मतलब बस काम होना चाहिए, दर्शकों तक सही खबर पहुंचना चाहिए, यही मोटिव होता है। और कि हम लोग का मोटिव नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, बाकी हमारी टीम तो खुश ही रहती है। बस आप लोगों का प्यार और भरोसा जिस तरीके से आज तक मिलता आया है, उसी तरीके से अगर कंटिन्यू रहा तो हम लोग लगातार आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही लगातार जारी रखेंगे काम। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस छोटे भाई पे, इस छोटे मतलब पूरे छोटे भाई, पूरे टीम छोटे भाई बहन ही हैं, आकांक्षा जी भी हैं, ये सारे लोग हम लोग छोटे ही हैं और एक मतलब एक उभरते हुए सारे युवा और युवतियाँ बोलते हैं उसको, पलक है, ये सारे लोग मतलब बेहतर काम कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी और जो है वो आदित्य बताएंगे ही। हाँ, मैनेजमेंट के बारे में यही बोलना चाहेंगे, सबका अपना अलग अलग काम है। ये पीयूष, हम, फिर से आकांक्षा जी, प्रतुल, ये सबका अपना अलग अलग काम है। सब कोई अपना अपना काम अच्छे से करता है, इसलिए आज इतने आगे हम लोग आ पाए हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और अब मतलब बाहर आए हैं तो सोचा वीडियो अब एंड ही करते हैं। लास्ट में एक दिवाली आ रहा है, उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छठ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। घर पे मनाइए, और जो भी देखिए, जो भी तस्वीर हो आप हम तक भेज सकते हैं, हम लोग आपको अपने पेज पे आपको जगह देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, रैना न्यूज़ एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मतलब वो सिर्फ न्यूज़ देगा, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है रैना न्यूज़। तो आप लोगों को जब भी जो सपोर्ट हो, कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो नंबर लगाना हो डॉक्टर के पास, तो वैसे लोग भी हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हम लोग हर समय चाहेंगे कि आपकी जो भी मतलब आपका जो भी बात हो, आपका जो भी काम हो, वो सारी चीज़ हम लोग कर दें। क्योंकि हम लोगों का एक ये ऐसा एक काम है, हम लोग एक ऐसा मोटिव लेकर के चले हैं, एक ऐसा माइंडसेट लेकर के चले हैं कि जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के लिए हमेशा हम लोग को तत्पर रहना है। क्योंकि हम लोग का देखिए, लगातार आपको ये बताते हैं कि हम लोग का कोई भी मकसद नहीं है कि पैसे अर्निंग करो, ये सब चीज़ मतलब ये सब करके किसी का प्रमोशन करो, किसी नेताओं के गोद में जा कर के बैठो, ये सब हम लोग का मोटिव नहीं है। बट आपको ये हम हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, कब तक हम लोग लड़ेंगे, जब तक हम लोगों को फंसाया नहीं जाता है। बहुत लोग टारगेट करते हैं, ये बात मानने वाली बात है कि बहुत लोग टारगेट करते हैं कि हाँ, ये 2 लड़का काम कर रहा है तो रोको, 4 लोग इसके टीम में है तो उनको रोको, उनको भड़काओ। कभी टीममेट को भड़काया जाता है, कभी हम लोग को डराया जाता है। तो इन सब चीज़ों से नहीं चलने वाला है। बस आप लोग जिस तरीके का ट्रस्ट आज तक दिखाते हैं, वही ट्रस्ट अभी भी दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग ये ट्रस्ट आप लोगों का बरकरार रहा तो हम लोगों का हिम्मत बरकरार रहेगा। और ये कसम खाकर कहते हैं कि जब तक ये हिम्मत बरकरार रहेगा, तब तक किसी के सामने ये सर, ये टीम, रैना न्यूज़ का टीम और रैना न्यूज़ वाले ये लोग कभी सर नहीं झुकाने वाले हैं। किसी को भी कहीं मतलब गलत करता है तो रेल देते हैं। तो इस तरीके से करना होगा, और आप लोगों को भी लड़ना होगा। आप लोग भी आगे आइए, फेसबुक सब लोग चलाता है, एक एक पोस्ट करिए ना, आप लोग करिए। लोग कुछ काम नहीं हो रहा है तो जिस मोहल्ले में पानी लग जा रहा है, उसके अगर 50 लोग पोस्ट करते हैं, नेताजी को टैग करते हैं, तो देखिए कैसे पानी नहीं निकल रहा है। 10 दिन के अंदर पानी निकल जाएगा। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं, रियल कहे तो, सच कहे तो कभी कभी बुरा बोल देते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। बाप जी को वोट दीजिएगा तो बाप जी के लिए कैसे आवाज़ उठाइएगा, उनके खिलाफ कैसे माइक में आकर रैना न्यूज़ के 2 शब्द बोलिएगा। कहीं रैना न्यूज़ वाला दिखा दिया तो अपने टारगेट में रहता है और हमको भी टारगेट करा देगा। ये सब सोच के लोग डरते हैं, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत है, हमेशा बोलते आया हूँ। और साथ ही साथ लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि रैना न्यूज़ पहली बार ये कार्यक्रम लेकर के आया है कि सारे लोगों के सवालों का एक साथ जवाब देगा। जो भी महीने में सवाल आएगा, उस सारे का जवाब एक दिन दिया जाएगा। ये जितने भी सवाल आदित्य जी हमसे किए, लगभग सारे सवाल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे आए थे। तो इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ आदित्य जी की है। और आपको एक और चीज़ बता दें कि रैना न्यूज़ कभी स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करता है, हम लोग कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखते नहीं। ये भी आदित्य जी डायरेक्ट हमको कॉल किए कि ऐसे ऐसे बात है, आज एक वीडियो बनाना है और इस तरीके से अब लाना है। हम बोले कि बिल्कुल बनाइए। तो बोले 1 घंटे का भी वीडियो हो सकता है। हम बोले कि बिल्कुल। तो बोले कि स्क्रिप्ट लिख लिया जाए। हम बोले कि ना 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 ना, स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, लिखते तो नहीं है, लेकिन पहली बार लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये सब किए नहीं, और हम लोग आज देखिए इतना बड़ा वीडियो बना, और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो चल गया। कितना चल गया? लगभग 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे तक हम लोग बोल दिए लगातार। तो ये हम लोग का टैलेंट है, बस इसे छिपाना नहीं है। अगर हम लोग उभर रहे हैं तो उभरने दीजिए। अगर
बाकी चलिए ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए, ऐसे ही लगातार अपडेट्स और सारण जिले के हर एक अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो भेजिए, ताकि ऐसे ही हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहें और रैना न्यूज़ ऐसे ही लड़ते रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और मेरा भी एक लास्ट संदेश होगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है नेगेटिव कमेंट से। एक कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव बहुत मतलब होता है आगे हमारा काम बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर बेमतलब के सही काम पे भी आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो वो बहुत ही मतलब डिसइंकरेज करता है हम लोग को, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि देखिए, आज गर्व होता है इस बात का कि मैं कॉलेज में खड़ा था और वहाँ एक लड़की बोलती है कि देखो रैना न्यूज़ वाले भैया हैं, वो काम करा देंगे, और वो आके बोलते हैं कि भैया ये काम करा दीजिए। मैं ये कराता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये गर्वान्वित करता है कि बताइए, लड़कियों को लगता है ना कि रैना न्यूज़ का ये जो भैया ये काम करा देंगे। तो इतना विश्वास जताने के लिए शुक्रिया सारण, शुक्रिया बिहार। जय हिंद। जी जय हिंद, और मिलते हैं अगले इसी टाइप के वीडियो में। जय हिंद।